नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। दूध के उत्पादन में हमारा देश विश्व में पहले स्थान पर है। अधिकांश गांवों में बड़े, मझौले और छोटे किसान कोई ना कोई पशु अवश्य पाल लेते हैं। अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के बाद अतिरिक्त दूध किसान भाई बेच देते हैं, जिससे उनकी आमदनी में कुछ बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन एक लोकप्रिय व्यवसाय बन गया है। लेकिन पहले जानकारी दूध उत्पादन के बारे में। दूध और अंडे अब रोजमर्रा की भारतीय जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए पशुपालन को बढ़ावा देने के मकसद से इस क्षेत्र में काफी बड़े स्तर पर अनुसंधान चल रहे हैं। इसके फलस्वरूप संकर नस्ल के अच्छे पशु तैयार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान और क्रॉस ब्रीडिंग जैसी आधुनिक विधियां अपनाई जा रही हैं। इस समय दुनिया में सबसे अधिक पशु भारत में हैं, लेकिन उनके लिए समुचित आहार नहीं है। पौष्टिक चारे के अभाव में पशुधन के विकास की दिशा में की जा रही तमाम कोशिशें बेकार हैं। अच्छी नस्ल के पशु की पहली और अनिवार्य आवश्यकता है पौष्टिक चारा। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में चारे की ऐसी फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी उग सके और जिन पर कम लागत आए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी केंद्र ने गायों और भैंसों के लिए भ्रूण विकास के नवीनतम उपायों को अपनाने में सफलता प्राप्त की है। इस नई तकनीक से एक ही पशु से एक वर्ष में कई बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। केवल 2 दशक पहले तक दूध की कमी और उसका आसानी से न मिल पाना एक आम बात थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब दूध न केवल हर जगह उपलब्ध है, बल्कि अब इसे हर कोई आसानी से खरीद सकता है। देश में कुछ समय पहले तक मुर्गी पालन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक तेजी से उभरने वाला हिस्सा बन चुका है। अंडों के उत्पादन में भारत का दुनिया में 5वां स्थान है। इस आमूल परिवर्तन का कारण मुर्गियों का समुचित रखरखाव, नई तकनीकों का इस्तेमाल और बाजार से मिलने वाला समर्थन है। इस व्यवसाय में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है। मुर्गी पालन के विकास के फलस्वरूप विभिन्न देशों को चिकन का मांस निर्यात करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिली है। मुर्गी पालन के काम की सफलता काफी हद तक मुर्गियों के लिए बनाए गए शेड्स, उनके उचित रखरखाव
उनके स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल साफ पानी और स्वच्छता पर निर्भर करती है। वास्तव में मुर्गी पालन कम खर्चे में बहुत ही कम समय में मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार उत्पन्न करने का एक सर्वाधिक प्रभावी साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का काम अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक कारगर माध्यम साबित हुआ है। कच्ची बस्ती में हैंडपंप लगेगा, पर बड़े जमींदार जसवंत सिंह के घर के आगे सड़क नहीं बनेगी। जसवंत सिंह महिला सरपंच से इस अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है, आइए देखें अब क्या मोड़ लेती है कहानी हमारे धारावाहिक महिला सरपंच की। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। पिछले 5 मिनट से ठाकुर साहब कह रहा है। अरे कुछ बकेगा भी? अरे जीजा श्री, आप तो कमाल करते हैं। अरे इनकी जबान पे ताला लगा हुआ है। जेब से चाबी निकालिए और ताला खुलवाइए। अरे साले साहब, आप हमारा पत्ता साफ करने पर क्यों तुले हुए हैं? ये तो हमारे माई बाप हैं, इनके तो पहले ही हम पर बहुत एहसान है। जी जी। अरे हुजूर तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत कहाँ है। वाह, चीज कमाल की हो। क्या मस्का लगाते हो, मजा आ गया। हुजूर, हम तो आपको ये बताने के लिए यहाँ आए थे कि आसार अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, हम लोग तो हुजूर हवेली जा रहे थे, आप रास्ते में दिखाई दिए तो इसलिए आपको तकलीफ दी। इतनी सारी बातें बता दी तुम लोगों ने, और ये नहीं बताया कि बात क्या हुई। हुजूर, बात यह है कि पंचायत की आज पहली बैठक थी। मुझे मालूम है, पहली बैठक थी। आपको हुजूर आज वहाँ होना चाहिए था। तुम दोनों भी तो वहाँ थे। जी। तो फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? हम लोग तो वहाँ थे हुजूर, लेकिन हुजूर जो आपका रौब गांव वालों पर है वो किसी और में कहा। जी हाँ, वो तो सब ठीक है, और ये बताओ बात क्या हुई? जीजा श्री शांत, आप दोनों शाम को हवेली पे आ जाइए, वहीं बात कर लेंगे। ठीक है, शाम को हवेली पर आना। हुजूर बात यह है, पंचायत ने फैसला किया है कच्ची बस्ती में हैंडपंप लगवाया जाए। हैंडपंप? वो मेरी हवेली के सामने वाली सड़क का क्या होगा? वो इस बारे में तो हुजूर कोई बात नहीं हुई आज। नहीं? जी हाँ, कोई बात नहीं हुई। तो तुम दोनों वहाँ मुजरा करने गए थे? अरे शांत जीजा श्री शांत, शाम को इन दोनों को हवेली पे बुला लेते हैं, वहीं बात कर लेंगे। आप दोनों शाम को हवेली पे आ जाइए, वहीं बात कर लेंगे। अरे जीजा श्री, हैंडपंप का टेंडर अपने नाम खुलवा लेते हैं, फिर कैसा हैंड और कैसा पंप। वेल, पंप जब डन। इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? ये हैंडपंप वाली चिट्ठी है, डीएम साहब को भेजनी है। अच्छा अच्छा। इस पर भी कर दीजिए। ये क्या है भाई? ये भी उसी से ताल्लुक रखने वाली चिट्ठी है। ये क्या माता प्रसाद, ये क्या टेंडर निकाले जा रहे हैं? जी प्रधान जी। और इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं है प्रधान जी, अगर हैंडपंप लगवाना है तो टेंडर तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि कौन ये काम करेगा? पर मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी टेंडर की जरूरत है। ये काम तो गांव वाले मिलजुल कर खुद कर सकते हैं। प्रधान जी, फिर सामान कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे। इसमें चाहिए क्या? पंप चाहिए, पाइप चाहिए, और क्या? आप ये काम खुद कैसे कर सकती हैं? कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता, और अगर आपने ऐसा किया तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर मैं एक सरकारी नौकर हूं, मेरी तो नौकरी ही इस बात की है कि मैं आपको कायदे कानून बताता रहूं।
भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है? मैं बाहर जा रहा हूँ। अम्मा से कह देना थोड़ी देर में लौट आऊंगा। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा सकता हूँ? खुद ही तो कह रहा था कि बाहर जा रहा हूँ। कहीं जा भी रहा है? अम्मा पूछेगी तो क्या बताऊंगा? कहाँ गया है? मैं जसवंत चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। वे हर बार कहते हैं आया करो। मुझे तो कभी नहीं कहते कि आया करो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देख रमेश, तेरा बार बार जसवंत चाचा के यहाँ आना जाना अम्मा को अच्छा नहीं लगता। अम्मा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ भी करूँ अम्मा को अच्छा नहीं लगता। तो भाई ऐसे काम करता ही क्यों है जो अम्मा को अच्छे नहीं लगते? मैं तुम्हारी तरह तो बन नहीं सकता। तुम कुछ भी करते हो, अम्मा तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करती। मैं कुछ भी करूँ गलत हो जाता है। तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है रमेश। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं पागल होता जा रहा हूँ यहाँ रहकर। कितनी बार कह चुका हूँ मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। तो फिर किस माहौल में रह सकता है तू? कहाँ जाना चाहता है? देख रमेश, अपना घर, अपना परिवार, ये अलग तरह का है। अलग तरह का है, तभी तो कह रहा हूँ मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है? शहर। वहाँ क्या है? किस चीज की कमी है यहाँ? यहाँ की हवा में बदबू है। दम घुटता है मेरा यहाँ। ओफो, मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे ऐसी बातें सूझती कैसे हैं। अगर तुम्हें समझ में आता ना बड़े भाई, तो तुम कब के चले गए होते शहर। क्या बहस चल रही है? तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम ही ने इसे बिगाड़ रखा है। देखो ना भाभी, हर वक्त किसी न किसी को मुझसे कोई शिकायत रहती है। अम्मा भी हर वक्त चिड़चिड़ाती रहती है। मैं तो कुछ नहीं कहती ना। बस एक तुम ही तो हो। तुम्हारी इस तरफदारी की वजह से ही ये सिर पर चढ़ता जा रहा है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त उंगली पकड़ के चलता रहूं। मैं अपने बारे में खुद फैसला कर सकता हूँ। बता तो चले कि किस बात पर बहस हो रही है। ये फिर से जसवंत चाचा के यहाँ जाना चाहता है। क्यों रमेश, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं? चुप क्यों हो? जवाब दो। ठीक है, तुम्हें जहां भी जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं क्यों बार बार अम्मा से भला बुरा सुनते रहूं? पहले भी तुम जानते हो कि अम्मा को तुम्हारा जसवंत चाचा के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, फिर क्यों जाते हो वहां? ठीक है, नहीं जाऊंगा, सड़ता रहूंगा, यहीं बैठा रहूंगा बस। रमेश, चल चल तू मेरे साथ चल। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। देख तो सही, तेरे इस बड़े भाई ने क्या क्या काम किए हैं। मुझे कुछ नहीं देखना, तुम ही जाओ। ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम अम्मा से कहकर इसे शहर क्यों नहीं भिजवा देते? ठीक है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। दुनिया में ढेरों बीमारियां हैं, मगर हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। हाँ, इस युग की एक बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। आप समझ गए होंगे, ये बीमारी है एड्स। एक ऐसी बीमारी जिसका होना या ना होना सिर्फ हमारे अपने हाथों में है। डॉक्टर राव, एड्स बीमारी के नाम से ही लोगों में दहशत फैल जाती है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में लोगों में जानकारी अभी कम है, इसीलिए। एड्स ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक ना इसका कोई वैक्सीन भी है जो आप इम्यूनाइज कर सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है किसी को अगर एड्स लग गया तो वहाँ जो आम आदमी जो रहते हैं उनको सब ऑटोमेटिकली एड्स लग जाए, ऐसा बात नहीं है। इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं? इस बीमारी एक HIV वायरस, इस वायरस से होता है। ये वायरस आदमी का खून में जब घुस जाता है तो इट मल्टीप्लाइज, तो बस एक दिन में मिलियंस वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है। उसमें हमारे शरीर में जो रेसिस्टेंस होता है, T सेल्स या वाइट सेल्स होते हैं, ये वाइट सेल्स को अटैक करता है, वैसे उसको ख़त्म कर देता है। तब हमारे शरीर में जो रेसिस्टेंस होता है, बीमारियों के जो रेसिस्टेंस होता है, वो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तब आदमी को जैसे बीमारी जैसे TB या निमोनिया या कैंडिसेस, मेनिंजाइटिस, कोई दूसरा रोग लग सकता है, इससे आदमी वो लोग मर जाता है। दिस हाउ एक्चुअली HIV गेट्स ट्रांसमिटेड। इसका अर्थ है कि एड्स अपने आप में बीमारी नहीं है, ये बीमारियों के होने का कारण बन जाता है। सरकार एड्स से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? सरकार तो 1992 में
एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम अपनाया जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। पहले वाला है इसको रोकना, किसी तरह इसको फैलने से रोकना है। रोकने के लिए जो चाहिए कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो यौन संबंधित रोग जो है देश में बहुत दिन से हमारे देश में है, जैसे सिफिलिस, गनोरिया, ये रोग जिसमें होता है उसको HIV ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है उन लोगों में। और उन लोगों वो हाई रिस्क बिहेवियर जो मल्टी पार्टनर सेक्स में जाते हैं, बस एक ही तरफ का कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का, इसलिए उसको कंट्रोल करना है, उसको रोक लगाना है। दूसरा है सेफ ब्लड, खून हम लोग जो ब्लड बैंक से देते हैं इसको हेल्दी सेफ ब्लड देने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आम जनता के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्लड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है IEC, इंफॉर्मेशन, लोगों का जानकारी, जितना ज़्यादा जानकारी हो उतना इसको हम लोग रोक सकते हैं। और फोर्थ है जिनको एड्स लग गया, जिनको HIV एड्स लग गया, उनके लिए केयर एंड सपोर्ट, उनको हम लोग समाज से हो या सरकार से हो उनको देखभाल करना है, उनका ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो सब व्यवस्था करना है उसको हम लोग प्रायोरिटी दें। ये 4-5 जो मेन कंपोनेंट्स जो है इसको लेके प्रोग्राम बनाए गए हैं, इसी अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ 2 चीज़ के लिए। पहले वाला है ब्लड के, खून के सेफ ब्लड देने के लिए हम लोग जो इंतजाम करने के प्रबंध लिए हैं उसमें काफ़ी हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। जितने ब्लड बैंक हैं सबको मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम अपनाया। अब तक 800 गवर्नमेंट ब्लड बैंक में हम मॉडर्नाइजेशन कर चुके हैं और वॉलंटरी डोनेशन को भी आजकल बढ़ाने के लिए कोशिश हो जारी है। और प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन, जो लोग अपने खून बेच के पैसा कमाते थे, उसको बंद कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ देश में ब्लड बैंक नहीं है, नया ब्लड बैंक वहाँ लगाने के लिए प्रबंध भी हम लोग लिए हैं। ये अच्छा एक कदम उठाया गया है। दूसरा है अवेयरनेस, जानकारी, इसमें भी काफ़ी उन्नति हुई है, क्योंकि हम लोग एक सर्वे रिसेंटली किए थे जिसमें हमारे देश में अर्बन सेंटर्स जो हैं वहाँ तो कम से कम 70 से 80% लोग आजकल एड्स के बारे में जानते हैं। रूरल एरियाज़ में, गाँव में अभी तो कम है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो जानकारी तो काफ़ी है। ये दोनों चीज़ में कामयाबी हम लोग हासिल किए हैं। ये जो सरकार लोगों में जागरण फैलाने के लिए काम कर रही है, सरकार के अलावा क्या कोई अन्य एजेंसियां भी हैं जो इसमें लगी हुई हैं, इस काम को कर रही हैं? एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, इनका जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स। हम लोग जितने इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लेते हैं, जहाँ कमर्शियल सेक्स वर्कर हो या ट्रांसपोर्ट वर्कर हो, जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के साथ हो, वहाँ हम लोग NGOs को लेके चलते हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स NGOs को थ्रू NGOs इम्प्लीमेंटेड होता है, इसलिए उनका बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे USAID यूनाइटेड स्टेट्स का या DFID ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो भी आके हम लोगों को यहाँ सहायता दे रहे हैं ये काम करने में। देखने में आया है कि एड्स होते ही परिवार या गांव के लोग उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसका एकमात्र उपाय है, हम लोग ये जानकारी जो है ये गांवों तक ले जाना चाहिए। आजकल जानकारी जो है वो तो शहर में है, जैसे बॉम्बे या दिल्ली में, लेकिन हर एक गांव में वहाँ का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, वहाँ का जो सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हमारे नर्सेस हैं, दाई जो हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शनरी वहाँ काम करते हैं। इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को वो अवेयरनेस को वहाँ ले जाना होगा। जब तक गांव में रहने वालों को इसका पता नहीं चले, तब तक हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हमारे शिल्पकारों के हाथों में बहुत हुनर है। वे बेजान धातुओं को भी ऐसा स्वरूप दे देते हैं मानो वे अभी बोल उठेंगी। वर्षों का अनुभव, लग्न और कौशल से ही संभव है ऐसी अद्भुत कारीगरी। आइए देखते हैं धातुओं से बनी कलाकृतियों के कुछ नमूने। सदियों से मानव ने अपनी सृजनात्मक क्षमता को किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त किया है। धातु का कलात्मक प्रयोग हमारे कलाकार न जाने कब से करते आ रहे हैं। पीतल की मूर्तियां
और अन्य कलात्मक सामान का उत्पादन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा राजस्थान में होता है। राजस्थान और दक्षिण भारत में देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों का निर्माण होता है, तो उत्तर प्रदेश में कारीगर बर्तनों को कलात्मक खुदाई और रंगों से सजाते हैं। ये सुंदर सामान देश के अनेक एम्पोरियमों की शान बढ़ाते हैं, तो दुकानों में खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाकर भी ये देश को देते हैं। इन कलाकारों ने देश विदेश में बहुत नाम कमाया है।